कभी अस्पताल में देश विरोधी साजिश रचने का खुलासा हुआ, कभी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का नेक्सस एक्सपोज हुआ। अब मकानों के अंदर छोटी छोटी मस्जिदों के मिलने से हड़कंप मच गया है। योगी के यूपी, मोहन के एमपी में कई जगहों पर अवैध मस्जिदों ने जांच टीम के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल अब यह उठ रहा है, बड़ी मस्जिदों को छोड़कर अवैध रूप से छोटी छोटी मस्जिदें क्यों बनाई गईं? हिंदू संगठनों को इससे बड़ी साजिश रचे जाने की बू आने लगी है। भविष्य की कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र की ओर ये इशारा कर रहा है। मुख्तार हुसैन पुराने भूमाफिया हैं, वो हमको इतराज हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यदि आपको नमाज पढ़नी है तो शहर में 50 मस्जिदें बनी है, आप वहां जा सकते हो। कट्टरपंथियों का जिहादी प्लान एक्टिवेट हो गया है, जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं थी। हिंदू मोहल्लों में कट्टरपंथी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इनका मकान में मस्जिद वाला प्लान बीच में ही एक्सपोज हो गया। खुलासा हुआ है कि मकान के अंदर नमाज अदा की जा रही थी। मकान की छत पर लाउडस्पीकर तने हैं। मकान के अंदर ही वजू खाना भी बना है। जैसे हिंदुओं के लिए हर इलाके में मंदिर होते हैं, वैसे ही मियां भाई के लिए मस्जिदें। सवाल उठता है कि आखिर क्यों मकान के अंदर मस्जिद बनाई गई? क्यों चोरी छिपे मकानों का इस्तेमाल इबादत के लिए किया जा रहा था? और ये रातों रात नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से ये चला आ रहा था। भाईजान दिन के 5 वक्त यहाँ आकर जमा होते थे, और ये साजिश किसी एक जगह नहीं, एक शहर में नहीं रची गई। इसका मॉड्यूल यूपी से एमपी तक है। पहली तस्वीर योगी के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर की है, जहां मकान के अंदर गुंडई के दम पर अवैध तरीके से मस्जिद बने होने का खुलासा हुआ, और जब आपत्ति जताई गई तो कट्टरपंथी खून खराबे की धमकी देने लगे। दूसरी तस्वीर एमपी के सागर की है, यहाँ भी मकान में मस्जिद मिली। और तीसरी तस्वीर बरेली की है, जहाँ मकान के अंदर सामूहिक नमाज अदा करते भाईजान मिले हैं। यही तस्वीरें संदेह पैदा कर रही हैं कि आखिर क्यों कट्टरपंथी मस्जिदों को छोड़कर मकान को मस्जिद बनाने पर तुले हुए हैं। योगी राज में एक मुख्तार का तो सफाया हो गया, लेकिन दूसरा मुख्तार सिर उठाने लगा है। फतेहपुर में कई साल से इस मकान में मस्जिद चल रही थी। मकान में मस्जिद चलाने वाला शख्स मुख्तार था। मुख्तार फतेहपुर का भूमाफिया है। आरोप है कि मुख्तार ने खाली मकान को मस्जिद में तब्दील कर दिया, और इसके लिए ना तो वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराया और ना ही पुलिस की परमिशन ली। पहले चोरी और फिर सीना जोरी। जब मकान में अवैध मस्जिद की शिकायत हुई तो फतेहपुर का मुख्तार मऊ वाले मुख्तार वाली बोली बोलने लगा। मुख्तार हुसैन पुराने भूमाफिया हैं, हमारे मकान नंबर से, और जो मस्जिद दिखा रहे हैं उसमें हमारा नंबर दिया है, जो कि कब्जा करने की नियत से मस्जिद का निर्माण किया उसने, जो अवैध रूप से न नगर पालिका में दर्ज है। अवैध रूप से वहाँ वजू खाना भी बनाया है, और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 16 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। वो हमको इतराज हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मकान में अवैध मस्जिद की साजिश अकेले मुख्तार की नहीं, इसमें उसका भाई इरशाद भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर इरशाद हुसैन ने ही मस्जिद के लिए फंडिंग की। आज सुबह देखिए एक सूचना इसमें ये चस्पा कर दी गई है कि मस्जिद को बंद कर दिया गया है, अब नमाज नहीं होगी। हिंदू संगठन भी मकान में मस्जिद मिलने के मसले पर मुखर हो गए हैं, और इसमें बड़ी साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। जो बड़ी मस्जिदें, जो मेन मस्जिदें हैं, ये प्रशासन और खुफिया विभाग की नजर में रहती हैं। तो अब ये नया मॉड्यूल चालू किया गया है। इसी तरह सागर में भी मकान के अंदर इबादत गाह बनी है। बाहर वजू खाना है, घर के आंगन में नमाज पढ़ी जाती है। घर का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है कैसे मकान में मस्जिद बनाकर षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि एक मकान को ही मस्जिद में बदल दिया गया। जांच हुई तो पता चला कि जिस जगह मस्जिद बनी है वो आवासीय प्लॉट है और हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति में दर्ज है। ऐसे में प्लॉट को खरीद कर उसे वक्फ के नाम पर दान किया जाना भी गलत है, और उस पर मस्जिद का निर्माण करना भी नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद इस मस्जिद को हर नियम को ताक पर रखकर खड़ा किया। प्रथम दृष्टया वैलिड नहीं है,
और चूँकि वो आवासीय भूमि घोषित है तो ये मास्टर प्लान का भी उल्लंघन है। यही कारण है कि हिंदू संगठन इसे कट्टरपंथियों का नया मॉड्यूल करार दे रहे हैं कि आवासीय क्षेत्र में ऐसी मस्जिदें बना दी जाएं ताकि जब जो बाहरी लोगों की जो यहाँ आते हैं तो ये लोग जब यहाँ आए तो प्रशासन की नज़र से बच के आए। ऐसी कई मस्जिदें बनी हैं जो हिंदुओं के आवासीय क्षेत्र के बीच में बनाई गई हैं। यूपी से एमपी तक मकानों में छोटी छोटी मस्जिदों का संचालन प्लानिंग के साथ हो रहा है। इसके पीछे किसी बड़े सिंडिकेट के शामिल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस मॉड्यूल को जड़ से उखाड़ फेंकने के काम में योगी और मोहन फोर्स जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ साजिशों का दौर बहुत पुराना है। बस साजिश रचने वाले किरदार और तरीके बदल जाते हैं। पहले मंदिरों को तोड़कर खजाना लूटकर हिंदुत्व को कमजोर किया गया। अब इसकी मोडस ऑपरेंडाई बदल गई। कैसे बदल गई है पहले वो आप जरा समझिए। आज सनातन के खिलाफ लैंड जिहाद वाली साजिश हो रही है। कट्टरपंथी थूक जिहाद वाले प्लान को अंजाम देने में जुट गए हैं। हिंदू बेटियों को लव जिहाद वाली साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। जिम जिहाद के जरिए गजवाए हिंद वाला ख्वाब देखा जा रहा है। अब ब्लैकमेल जिहाद वाली साजिश भी बेनकाब हुई और यह सबसे नई साजिश है जिसका बड़ा सेंटर मिर्जापुर में चल रहा था। मियां भाई पूरा गैंग बनाकर हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे थे। इस साजिश के तार मलेशिया में बैठे जाकिर नाइक से भी जुड़ते दिख रहे हैं। पैसा कहाँ से? इसका पैसा कुल विदेश से आता था। फंडिंग जितना आता था विदेश से आता था। ये समझ में आ रहा है इसका जाकिर नाइक से ही और अन्य ही विदेशी लोगों से फंडिंग की वो भी है और उनसे संबंध भी है। ऐसे आरोपियों के घर पे बुलडोजर चले ताकि उनके आने वाली 7 पुश्ते कापें ऐसा हरकत करने से पहले। बुलडोजर वाली इस डिमांड के बाद मिर्जापुर में चर्चा तेज है कि क्या जिम जिहाद करने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा? क्या धर्मांतरण गैंग चलाने वालों का बुलडोजर इलाज होगा? क्या हिंदू बेटियों से धर्म का धोखा करने वालों को बुलडोजर सबक मिलेगा? सनातन से खिलवाड़ करने वाले हों या फिर हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले, बाबा का बुलडोजर उनका इलाज करता रहा है। मिर्जापुर में बुलडोजर एक्शन की कई वजहें मौजूद हैं। पहली ये कि यहां धोखे से हिंदू बेटियों के अश्लील वीडियो बनाए गए। दूसरी ये कि हिंदू बेटियों का यौन शोषण किया गया। तीसरी ये कि अश्लील वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। चौथी ये कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उगाही की गई। और पांचवी ये कि हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश रची गई। ये सब हुआ जिम की आड़ में। एक दो नहीं बल्कि 5 जिम के भीतर कट्टरपंथी गैंग ने ये सारा खेल रचा। मुस्लिम एक भी महिलाएं नहीं आती थी, टोटल इसमें हिंदू महिलाएं ही आती थी। वो इनका ये जो गिरोह था ये सिर्फ और सिर्फ अपने मिर्जापुर जनपद की जो भी हिंदू बहनें हैं उन्हें ही टारगेट करते थे। जिम जिहाद वाले इस साजिश का मास्टरमाइंड है ये शख्स इमरान। केजीएन नाम की जिम की नींव इमरान ने ही रखी थी और धीरे धीरे उसने इसकी पूरी चेन शुरू कर दी। रसूखदार परिवारों की हिंदू बेटियों को फंसाकर इन जिम में लाया जाता और शुरू होता धर्मांतरण का खेल। ये बड़े बड़े घरों से संपर्क बनाते थे क्योंकि छोटे मोटे घर वाले तो जिम करेंगे नहीं, करते बड़े घर वाले थे जिसके पास 4 व्हीलर था और पैसा था, आलीशान था, उनको इन लोग टारगेट करते थे कि इनको लाएं और अपने क्या जिम करें। अगर एक जिम नहीं तो दूसरा जिम, दूसरा नहीं तीसरा जिम में उनको फंसाते थे। इनका पूरा टारगेट था, कई मस्जिदों से था, कई मौलवी से था कि उनको लेकर फिर उनका धर्मांतरण करना, बुर्का पहनाना था। इन जिम के सेटअप पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। ट्रेनर को 15 से 20 हजार वेतन दिया जाता था।
ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन चीजों के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं कि इमरान अक्सर विदेश जाया करता था, खास तौर से दुबई और मलेशिया। आशंका है कि वहीं से उसे फंडिंग मिलती थी। देखिए, ये अब तक जो हम लोगों को पूछताछ से ज्ञात हुआ है, मलेशिया और दुबई जाना इसका ज्ञात हुआ है। और वहाँ सब के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग अभी गहन पूछताछ कर रहे हैं उस पूरे घटनाक्रम के बारे में, वहाँ की यात्रा के बारे में। जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी हम लोग विवेचना में समाहित करेंगे। ब्लैकमेल जिहाद वाली गैंग के तार पहली बार मलेशिया से नहीं जुड़े। बलरामपुर के छांगुर का मलेशिया और जाकिर कनेक्शन निकला था। फिर लखनऊ स्थित KGMU के डॉक्टर रमीज का भी जाकिर कनेक्शन खुला था। और अब मिर्जापुर के इमरान के जाकिर कनेक्शन गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इमरान की कुंडली खंगालने के लिए जी मीडिया की टीम उसके घर भी पहुंची, जहां हमें पता चला कि उसने एक आलीशान घर तो बना ही रखा था, पास में ही उसका दूसरा घर भी निर्माणाधीन है। आशंका है कि ये सब विदेशी फंडिंग से संभव हुआ। बदले में सिर्फ एक काम था, वो था हिंदू बेटियों से ब्लैकमेल जिहाद और उनका धर्मांतरण, जिससे हिंदू समाज अब बेहद गुस्से में है। कभी थूक जिहाद, तो कोई लब जिहाद, तो कभी बुरखा जिहाद, तो कभी ये जिम जिहाद, तमाम तरह के नए नए जिहाद उगे जा रहे हैं। कुकुरमुत्तों की तरह जिहाद और जिहादी खड़े हो रहे हैं। ब्लैकमेल जिहाद भी शुरू हो गया। आप सोचिए कि ये जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं वो हिंदू समाज के लिए भी चिंतनीय है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की बड़ी कड़ी चेतावनी है कि या तो सुधर जाओ और नहीं तो इस मानसिकता को सुधारना में आता है अच्छी तरह से। इमरान का जिम और ब्लैकमेल जिहाद गजवाए हिंद वाली साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का जरिया माना जा रहा है और सीएम योगी ऐसे लोगों को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए चर्चा है कि इमरान की ये आलीशान कोठी बहुत जल्द बुलडोजर के गुस्से का शिकार हो सकती है। मिर्जापुर से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिजनौर में एक ऐसे हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ जिसकी लीडर तो एक हसीना थी, लेकिन इस हनी ट्रैप गैंग में 2 सफेदपोश भी शामिल थे, जिसमें से एक शिकार को तलाशता था और दूसरा उस शिकार से पैसे ऐंठने का काम करता था, वो भी खाकी वाले वसूली एजेंट के जरिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिजनौर के इस हनी ट्रैप गैंग का एक भाईजान को अपना शिकार बना लिया, वो भी एक फोन और कुछ घंटों की मुलाकात के जरिए। आखिर हुआ कैसे, आप देखिए। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का सच आपके होश उड़ा सकता है, क्योंकि तस्वीर में भले ही ये महिला सफेद लिबास में बेहद भोली भाली दिखाई दे रही हो, लेकिन असल में ये महिला हनी ट्रैप का गोरख धंधा चलाती थी। ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों की उगाही करती थी। फौजिया, यही नाम है हनी ट्रैप के इस मास्टरमाइंड का, जिसने बिजनौर के अरसलान नाम के एक शख्स को अपना शिकार बनाया। पुलिस की जांच में पता चला है कि अरसलान से फौजिया ने फोन कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क साधा, फिर प्रेम जाल में फंसाकर होटल में मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान फौजिया ने आपत्तिजनक वीडियो भी शूट किया। फौजिया 10 जनवरी को अरसलान को लेकर इसी रिमझिम होटल में पहुंची थी। इसकी जानकारी शाबेद उर्फ शानू और आदिल जैदी समेत पुनीत और लालू यादव नाम के कांस्टेबल को भी थी। ये पूरी एक साजिश का हिस्सा था। जिस तरीके से हनी ट्रैप किया गया था, मकसद पैसे वसूलना था और इस पूरे संगठित गिरोह को ये फौजिया चला रही थी। आरोप है कि इसी वीडियो के जरिए उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बिजनौर के हनी ट्रैप गैंग में अकेली फौजिया नहीं थी, बल्कि इसमें कई सफेद पोश और खाकी वर्दी वाले भी शामिल थे, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ पेट्रोल पंप के मालिक अरसलान को हनी ट्रैप का शिकार बनाने में फौजिया की मदद की। व्यक्ति आकर शिकायत करता है कि एक लड़की है, इसका नाम फौजिया है, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उसे सबसे पहले हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। इसके बाद उसके वीडियो बनाए जाते हैं। फिर
2 कांस्टेबल हैं, उनके सहयोग से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे करीब 8 से 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। ब्लैकमेल गैंग में शामिल अरसलान का दोस्त शाहवेज उर्फ शानू, जिसने हनी ट्रैप की लीडर फौजिया के साथ मिलकर अरसलान से मोटी रकम वसूलने का प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत शाहवेज ने फौजिया को नंबर शेयर किया और उसके बाद फौजिया ने अरसलान के खिलाफ जाल बिछाना शुरू किया। अब आपको हनी ट्रैप गैंग के बाकी किरदारों से भी रूबरू करवाते हैं। बिजनौर के हनी ट्रैप गैंग की लीडर तो फौजिया थी, लेकिन इसका मास्टरमाइंड शाहवेज उर्फ शानू था। वहीं किसान नेता आदिल जैदी गैंग में बिचौलिया का काम करता था। इसके अलावा सिपाही लालू यादव और पुनीत त्यागी गैंग में वसूली एजेंट का किरदार निभाते थे। गैंग लीडर फौजिया और शाहवेज के लिए अरसलान से सीधे वसूली करना आसान नहीं था, तो फर्जी केस से बचाने के नाम पर भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता आदिल जैदी बिचौलिया बनाया गया। 10 जनवरी को आदिल जैदी ने अरसलान को अपने घर बुलाया, जहां सिपाही लालू यादव और पुनीत त्यागी वसूली एजेंट की भूमिका में थे। सभी ने दबाव बनाया कि अगर 10 लाख की बजाय अरसलान 8 लाख रुपए भी दे देगा तो फौजिया अपना केस वापस ले लेगी। बस इसी मीटिंग के बाद अरसलान ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तत्काल जो है उसमें जांच की। जांच करने के आधार पर पाया गया कि उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं। उन आरोपों का संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो अन्य शेष अभियुक्त हैं उनके संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचित है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड शाहवेज तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हनी ट्रैप गैंग के लीडर फौजिया समेत बाकी आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस को आरोपी शाहवेज के मोबाइल से कई वीडियो और महिला से बातचीत के अहम सबूत मिले हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अरसलान के अलावा और कितने लोगों को शिकार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुल्ले शाह का नाम आपने भी गानों में सुना होगा। कल देवभूमि से बुल्ले शाह की हिंदू संगठनों ने विदाई कर दी। हिंदू संगठनों ने जिस बात की चेतावनी दी, कल रात उस पर अमल भी कर दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। दरअसल आधी रात को उत्तराखंड के मसूरी में बुल्ले शाह की मजार पर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद देवभूमि के मुस्लिमों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी तक दे दी है। मार छोड़ेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चलो मुसलमान समाज को सिर्फ आतंकित करने में, भय कारित करने में आनंद आता है। तत्काल तौर से अपराधियों की अरेस्टिंग हो, अन्यथा मसूरी की तरफ कूच कर रहे हैं। मरने के बाद वहीं पर उसको दफनाया गया, तो यहाँ कैसे पैदा हो? पहले ताला तोड़ा गया। हम चलो फिर मजार पर हथौड़ा चढ़ा। रात के अंधेरे में एक मजार पर एक के बाद एक हथौड़े से वार हो रहा है। मजार के ढांचे को पूरी तरह तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के मसूरी की। बुल्ले शाह की 100 साल पुरानी मजार को हिंदुवादी संगठन के लोगों ने तोड़ दिया। रात को मसूरी सबसे पहले बुल्ला शाह के पास वाली मजार पर हथौड़ा चला, उसके बाद बुल्ले शाह की मजार को भी तोड़ दिया। मजार के आसपास की दीवारें और दान पात्र भी नष्ट कर दिए गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस मजार को अवैध बता रहे थे और लगातार इसे हटाने की मांग कर रहे थे। आखिरकार शनिवार रात हिंदू संगठनों ने खुद ही मजार पर धावा बोल दिया। उत्तराखंड में अभी तक अलग अलग जिलों के प्रशासक अवैध मजार और मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब हिंदू संगठनों ने गुस्से में आकर खुद किसी मजार को तोड़ा। आरोप यह है कि मजार स्कूल की निजी जमीन पर बनाई गई थी। आरोप तो ये भी लगाया गया कि बुल्ले शाह की नकली मजार बनाई गई थी। इस हथौड़ा कांड ने उत्तराखंड के मुसलमानों को आक्रोशित कर दिया और अब तो मुसलमानों ने एक एक टूटे ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया है। अगर इस तरह से आप हमारे मजारों पे, हमारी मुकद्दस किताबों पे आएंगे तो याद रखना फिर मुकाबला होगा, आर पार का होगा। जो हुकूक संविधान ने हमें दिए छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं इस मामले में छोड़ेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तत्काल तौर से हमने FIR दी है मसूरी कोतवाली में। FIR हो, तत्काल तौर से अपराधियों की अरेस्टिंग हो, अन्यथा मसूरी की तरफ कूच कर रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस मामले में। एक दिन पहले वीडियो बनाकर पुलिस प्रशासन को चेतावनी देकर कि मैं वहां जाऊंगा और मजार तोड़ूंगा, और उसके बाद वहां पहुंचकर मजार तोड़ी जाती है, तो किसके मुंह पे तमाचा है? देहरादून के मुसलमानों ने ऐलान किया है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो मसूरी कूच करेंगे। बुल्ले शाह सूफी परंपरा के कवि थे। उनका असली नाम अब्दुल्ला शाह था। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। हिंदू संगठन इस बात पर अड़े हैं कि बुल्ले शाह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है।
और इसीलिए भारत में उनके नाम की दरगाह का कोई काम नहीं। मुसलमान समाज को तो सिर्फ आतंकित करने में, भय कारित करने में आनंद आता है। ऐसे मामलों पर वो अपनी राजनीति करते, जबकि वो कहते हैं कि वो मजार पे जाते ही नहीं, तो फिर उन्हें इस मजार से क्या मतलब है। बुल्ले शाह की मजार अवैध थी या नहीं, इस पर देहरादून प्रशासन का रुख साफ नहीं है। लेकिन आधी रात जिन लोगों ने मजार पर तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी जरूर हो रही है। देहरादून पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मजार पर तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मजार के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही कि आखिर में जो कार्यकर्ता थे वो कहां से आए थे, उसमें उनका लीडर कौन था। लेकिन जिस तरह से मज़ारों पर जो कार्यकर्ताओं ने हमला किया और साथ में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उसको लेकर के मुस्लिम संगठन लगातार आक्रोश जता रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, मसूरी, देहरादून। और देखिए, हिंदू त्योहार मनाते हैं तो कट्टरपंथियों को कैसे खटकता है। हिंदू धार्मिक संगीत बजाते हैं तो कट्टरपंथियों को ये चीजें खटकती हैं। हर दफा कट्टरपंथी गैंग के निशाने पर सनातनी रहते हैं। एक बार फिर हिंदुओं को हिंदू त्योहार मनाने को लेकर निशाने पर लिया गया। हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए, कई हिंदू जख्मी हुए हैं। क्या हुआ, कहां की ये पूरी घटना है, पूरा मामला क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पंडाल सामने दिख रहा है, पंडाल पर भगवा रंग चढ़ा है, तभी पत्थर हवा में तैरने लगे, भगदड़ मच गया। हंगामा होने लगा। 1, 2, 3, 4 और ना जाने कितने पत्थर कट्टरपंथियों की जमात ने फेंके। मां सरस्वती की आराधना के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। हिंदू वसंत पंचमी का त्योहार मनाने के बाद सरस्वती विसर्जन के लिए निकले थे। विसर्जन यात्रा निकल रही थी, तभी कट्टरपंथी अपने ठिकानों से बाहर निकल आए। ईंट पत्थर चलने लगे, बीच सड़क पर झड़प होने लगी, लाठी डंडे निकल आए और देखते ही देखते मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया, जिसके बाद पत्थरबाजी और लठबाजी होने लगी। और ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंदू त्योहारों के दौरान कट्टरपंथियों ने उपद्रव मचाया हो। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि हिंदू त्योहार मनाएंगे तो भाईजान पत्थर बरसाएंगे। मामला झारखंड के हजारीबाग का है, जहां हिंदुओं की सरस्वती विसर्जन यात्रा के दौरान धार्मिक संगीत बजाया जा रहा था। इसी पर कट्टरपंथी गैंग के कुछ लोग भड़क गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि कुछ कट्टरपंथियों ने निर्माणाधीन घरों से भी पत्थर चलाए। जब जुलूस उधर से हिंदू का आ रहा था ना, तो गाना बज रहा था। अब इन लोग आते आते पता नहीं मुसलमान लोग लाठी और पत्थर ढेका लोग फेंकने लगा। अच्छा। तो जब फेंकने लगा तो साउंड उन सारा बंद करके हिंदू भाई सब यहाँ तक आ गया। बजाटी जो है लाठी लेकर, उसको हम वीडियो भी बनाए हैं, और लाठी लेकर और गाड़ी में और साउंड उन में सब लाठी चार्ज करने लगा। जब से लगा मेरा, और लाठी से मंजूर मियाँ भी मारा है। अच्छा। मुस्लिम मियाँ, पिता मुस्लिम मियाँ लाठी से मारा है। यहाँ के आके बोला कि तू साला यहाँ कहाँ है रे, से तू ही पथरा कर रहा है। कहले हम तो दुकान में भैया, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सड़क पर बिखरे ये पत्थर गवाही दे रहे हैं उस समय हालात क्या रहे होंगे। कैसे ही कुछ ही मिनटों में इलाके का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कट्टरपंथियों ने सोची समझी साजिश के तहत सरस्वती विसर्जन यात्रा को टारगेट किया। ये सवाल इसलिए क्योंकि अचानक से कट्टरपंथियों के पास इतने पत्थर कहां से आए। इतनी बड़ी तादाद में तो मकानों दुकानों के अंदर पत्थरों का क्या काम था। ये जो स्थिति है, मूर्ति पूजा विसर्जन के दौरान जो बवाल शुरू हुआ, ये बवाल बढ़ता गया, पथराव की स्थिति आ गई। और जो आरोप है कि सामने वाले घर से भी पत्थर चली है, पत्थर हर तरफ आपको दिखेगा, सामने गली में आपको दूर दूर तक पत्थर दिखेगा। और देखिए, योगी ने आज तगड़ा हंटर चलाया है। कोडीन कफ सिरप मामले में आज फिर कार्रवाई हुई। योगी फोर्स ने इस मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की 8 अलग अलग संपत्तियों को जब्त किया, जिनकी कीमत करीब
31 करोड़ आकी जा रही है। योगी फोर्स ने पहले तो मुनादी की और इसके बाद एक एक संपत्ति को कुर्क किया गया, लेकिन अभी तो यह शुरुआत है। कोडिन कफ सिरप कांड के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन होना बाकी है। ये अवैध संपत्ति करार दी गई और कोर्ट के आदेश के बाद कोडीन के अभियुक्त भोला जायसवाल व उनके परिजन के अपराध से अर्जित संपत्ति धारा अंतर्गत 68F के तहत खींच की जाती है। धन्यवाद। और इस मुनादी के साथ ही वाराणसी के रोहिनिया इलाके में योगी फोर्स ने कोडिन माफियाओं के खिलाफ कुर्की का सबसे बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। वाराणसी के रोहिनिया में मौजूद यह आलीशान बंगला कोडीन कफ सिरप केस के आरोपी भोला जायसवाल का है, जिसे एनडीपीसी एक्ट की धारा 68F के तहत सीज किया गया है। वाराणसी में लगातार कोडीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है और आज वाराणसी की एसआईटी टीम यहां पर पहुंची है। अभी पिछले दिनों सोनभद्र एसआईटी पहुंची हुई थी, उसके बगल में अब एसआईटी वाराणसी की रोहनिया टीम पहुंचकर एक बड़ा पोस्टर यहां लगा दिया गया है और इस आलीशान मकान को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। यह सीज करने की कार्रवाई बनारस में अब और तेज हो गई है। कुल बनारस के 8 लोकेशंस में कार्रवाई होनी है। यह दूसरा लोकेशन है। पहले लोकेशन पर पुलिस ने मड़ौली स्थित वो प्लॉट को सीज किया जो शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल ने अवैध रूप से अर्जित की थी। आपको बता दें कि कोडिन कफ सिरप तस्करी केस का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है, लेकिन उसका पिता भोला जायसवाल पुलिस की गिरफ्त में है। लिहाजा भोला जायसवाल से पूछताछ जारी है और इसी पूछताछ के आधार पर काली कमाई के हर ठिकाने की कुर्की की जा रही है। लिहाजा योगी फोर्स ने वाराणसी में 8 जगहों पर कुल 30.52 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिसमें आलीशान बंगले के साथ कई प्लॉट शामिल थे। वहीं करोड़ों की कृषि भूमि को भी पुलिस ने सीज किया। इसके अलावा ट्रंप चले थे ईरान पर हमला करने, लेकिन उनके देश पर ही अटैक हो गया। कुदरत की मार क्या होती है, कोई ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछे। बात बात पर धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में कैद हो गए हैं। वहीं से बैठे बैठे लोगों को भी घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। उनका ईरान पर हमले का प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि अमेरिका में बर्फीले तूफान से हाहाकार की स्थिति है। 2/3 अमेरिका इस वक्त वहां पर खतरा मंडरा रहा है। 20 करोड़ की आबादी मानो जम गई है। अमेरिका से जो तस्वीर सामने आ रही है, भारत की बर्फबारी से भी खतरनाक है। आप देखिए जरा। कुदरत के आगे ना किसी की चली है और ना चल पाएगी। कुदरत से ज्यादा शक्तिशाली ना कोई है और ना कभी होगा। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। अमेरिका खुद को सुपर पावर क्यों ना समझ दे, असली सुपर पावर कौन है, तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से लेकर ईरान तक तबाही मचाने की कितनी धमकी क्यों ना दे, कितने टैरिफ दूसरे देशों पर क्यों ना ठोक दे, लेकिन कुदरत जब तबाही मचाती है तो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ती। अमेरिका चला था ईरान पर हमला करने, पर खुद ही अटैक का शिकार हो गया। बर्फीली हवाएं, कई फीट बर्फ, चारों तरफ सफेदी ही सफेदी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका अब जम गया है और ट्रंप लोगों को नसीहत देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। बर्फीली हवाओं का रुख बदलना बड़े से बड़े अमेरिकी मिसाइलों के बस की बात नहीं। तस्वीरें लेक मिशिगन की हैं, जहां 60 मील पर आवर की रफ्तार से चल रहे बर्फीले तूफान ने विजिबिलिटी को 0 कर दिया है। अमेरिका में मौसम ट्रिपल अटैक कर रहा है। सड़कों पर मोटी मोटी बर्फ की चादर जम रही है। साथ में बर्फीला तूफान लोगों को घरों में कैद कर रहा है। इससे तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है और कुदरत के इस बर्फीले कहर की जद में अमेरिका का छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। अमेरिका के 18 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, यानी इस तूफान की चपेट में 2/3 अमेरिका आ सकता है। 20 करोड़ की अमेरिकी आबादी बर्फीले तूफान की जद में है। इस तूफान का असर अमेरिका की 40% आबादी पर पड़ा है। आने वाले कुछ घंटों में कुदरत अमेरिका में बर्फीले स्ट्राइक की इंटेंसिटी बढ़ा सकती है। इसलिए तूफान के डर से लोग ग्रोसरी स्टोर्स पर जमा हो रहे हैं। कई दुकानों में पानी, अंडे, मक्खन और नॉनवेज की कमी हो गई है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आलम यह है कि लोग या तो घरों में कैद हैं और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो दिन में गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके सड़क पर चलना मजबूरी हो गया है, क्योंकि नीचे बर्फ की चादर है और ऊपर बर्फीला तूफान। बर्फ से ढकी सड़कों की ये तस्वीरें अमेरिका के ही डलस शहर की हैं,
जहां 24 घंटे की बर्फबारी के बाद देखिए क्या हाल हो गया है। क्या घर, क्या गाड़ियां, क्या पेड़, सब कुछ तो बर्फ से ढक गया है। और अभी अमेरिका में ये हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान अमेरिका के हाई प्लेन से शुरू होकर धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ेगा। इसके असर से मेम्फिस, नेशविल, वाशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में बर्फबारी होगी। कोलोराडो से लेकर वेस्ट वर्जीनिया और बोस्टन तक कई इलाकों में 12 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ सकती है। न्यूयॉर्क शहर के आसपास कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ घंटों में 10 से 14 इंच तक बर्फबारी हो सकती है और 30 मील प्रति घंटे की हवाएं चलने का भी अनुमान है। साफ है, तूफान के साथ भारी बर्फबारी बारिश और ठंडक लाएगी, जिससे हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। कई बड़े शहरों में एयरपोर्ट बिगड़े मौसम से प्रभावित हुए हैं। 2 दिनों में ही 14,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। विंटर स्टॉर्म से टेक्सास तक 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली चली गई है। भारी बर्फबारी के कारण कई पूर्वी राज्यों में जनजीवन ठप हो गया है। साफ है, अमेरिका एक बेहद तेज बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया है। इससे कई राज्यों में आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और ये खतरा अभी हाल में टलने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में आसिम मुनीर वो नाम है जिसने अपने ही मुल्क को बर्बाद करने की कसम खा ली है। आतंक और आतंकियों का मसीहा बनने की फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि अब वो हमास के लड़ाकों को भी पाकिस्तान में पनाह दे रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक अमेरिकी रिपोर्ट ने यह सनसनीखेज दावा किया। तो क्या पीओके को मुनीर ने हमास का नया अड्डा बना दिया है? और हो सकता है कि मुनीर पीओके को गाजा बनाने की तैयारी कर रहा हो। पूरी दुनिया में इस वक्त गाजा युद्ध की चर्चा है। गाजा से जुड़े ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की चर्चा है। और तो और इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्कों का जुड़ना भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मगर इसी एक अमेरिकी रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, वो ये कि गाजा की बजाय पाकिस्तान हमास का नया ठिकाना बन रहा है। खासकर पीओके में हमास संगठन लगातार अपने पैर पसार रहा है। दावा यह भी कि पीओके में हमास लॉजिस्टिक बेस बना रहा है। इस अमेरिकी रिपोर्ट ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका गाजा में शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस बना चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान तक को न्योता दिया गया है। मगर वही पाकिस्तान हमास के नेताओं को खुली छूट दे रहा है। पीओके में हमास का नया हेडक्वार्टर बना रहा है और इसके पीछे मुनीर की कोई बड़ी साजिश है। क्या मुनीर ने गाजा से हमास लड़ाकों को पीओके में शिफ्ट करने का प्लान बनाया है? क्योंकि अगर पीओके हमास का नया ठिकाना बना तो पाकिस्तान और हमास का गठजोड़ दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान और दहशतगर्द दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है, पाकिस्तान आतंक और आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है। और अब तो अमेरिकी रिपोर्ट भी पाकिस्तान के दोगलेपन का सबूत पेश कर रही है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। नए साल की शुरुआत में पाकिस्तान से सामने आई साजिश की इन तस्वीरों में हमास नेता खालिद मशाल के खास प्रतिनिधि नाजी जहीर को पाकिस्तान में देखा गया। उसे लश्कर तैयबा के आतंकियों के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया। हमास का हाजी जहीर पाकिस्तानी पंजाब के गुजरेवाला पहुंचा था। गुजरेवाला में लश्कर तैयबा के एक आतंकी शिविर में मुख्य अतिथि बनाया गया और आतंकी शिविर के खास कार्यक्रम में जिहादी नारे भी लगाए गए। ऐसा पहली बार नहीं था जब हमास के आतंकी पाकिस्तान की जमीन पर नजर आए हों। जनवरी 2026 से पहले नाजी जहीर जनवरी 2024 में भी कराची पहुंचा था और कराची प्रेस क्लब में भाषण दिया था। अप्रैल 2024 में भी हमास का ये लीडर इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सम्मानित किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया और इसके ठीक 7 दिन बाद 14 अक्टूबर 2023 को नाजी जहीर फिर पाकिस्तान पहुंच गया था। शायद इसलिए अमेरिकी रिपोर्ट में मुनीर ब्रिगेड के साथ हमास के आतंकियों की मिलीभगत का बड़ा खुलासा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी कराकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने का कुचक्र तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 26 जनवरी से पहले बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अपने शौर्य की ऐसी झलकियां दिखाई है कि वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। तो कैसी है इंडियन आर्मी की ये तैयारी? उसके किन धुरंधरों को देखकर मुनीर की नींद उड़ गई है? आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। बॉर्डर पर एक छोटी सी गलती और भारतीय सेना के ये रणबांकुरे मुनीर और उसकी आतंकी फौज का कीमा बना देंगे। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सेना के शौर्य की ये तस्वीरें पाकिस्तान को जरूर डरा रही होंगी।
आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है और अब वो गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति बदली है। तकनीक की मदद से आतंकियों को जहन्नुम भेजने वाला प्लान तैयार हुआ है और इस प्लान का सबसे मजबूत किरदार है रोबोटिक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट, जिसकी झलक एलओसी के पास अखनूर सेक्टर में देखने को मिली। मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट जो है उसकी यहाँ पर मदद ली जा रही है। इसकी अगर खासियतों की बात करें तो पेट्रोलिंग के दौरान और एरिया डोमिनेशन के दौरान इसकी मदद जो है वो अब ली जा रही है भारतीय सेना द्वारा, जहाँ पर ये जो है आगे पेट्रोल टीम के चलता है, जहाँ पर जैसे ही म्यूल को आगे कोई चीज़ दिखती है तो वैसे ही अलर्ट जो है उसके गाइड को कर देता है और उसके बाद उसी एक्शन के तौर पर यहाँ पर हमारे जवान देखिए जिस तरह से अब इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जानकारी मिली है कि कोई चीज़ हो सकती है और जैसे उसी तरह से म्यूल भी जो है वो भी यहाँ पर आड़ लेकर छुप जाता है। आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये जमींदोज हो जाता है और वैसे ही आपको बता दें कि जो रोबोटिक म्यूल है जैसे ही इसको खतरा पूरी तरह से टलता हुआ नजर आता है तो उसके बाद ये आगे बढ़ता है। इस रोबोटिक म्यूल की खासियत की बात करें तो ये अपने साथ AK-47 इंसास LMG लेकर चल सकता है। 12 से 15 किलो विस्फोटक भी अपने साथ ले जा सकता है। पहाड़ी, रेतीले और बर्फ से ढके इलाकों में काम कर सकते हैं। पानी में चलने और छोटे नालों को पार करने में सक्षम है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 10 किलोमीटर दूर से ही इसे ऑपरेट किया जा सकता है। दिन हो या रात मिशन को अंजाम दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अब एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपना रहा है। ये मॉडल है लो लेवल ड्रोन वॉरफेयर। पाकिस्तान लगातार भारतीय सीमा में ड्रोन भेज रहा है। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं जिससे रडार को चकमा दे सकते हैं। एक्सपर्ट इसे भारत की एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन शील्ड को परखने की रणनीति मान रहे हैं। भारत ने इसका भी जवाब तैयार कर लिया है और इस जवाब का नाम है अश्नी प्लाटून। अश्नी प्लाटून भारतीय सेना की एक समर्पित ड्रोन और काउंटर ड्रोन यूनिट है जिसे आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन की ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करना है। दुश्मन की मूवमेंट, लॉन्च पैड और संदिग्ध गतिविधियों पर यह प्लाटून नजर रखती है। है अश्नी ब्रिगेड की एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। ये जो अश्नी ब्रिगेड है ये रिसेंटली भारतीय सेना में यहाँ पर इंडक्ट हुई है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ड्रोन सर्विलेंस और पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन खतरे और एनिमी से आ रहे ड्रोन खतरे को पूरी तरह से खत्म करना है। यही कारण है कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ अत्याधुनिक ड्रोन जो है वो भी भारतीय सेना ने अपने बेड़े में शामिल किए हैं। अश्नी प्लाटून जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पर काम कर रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े क्वाडकॉप्टर्स के साथ जो कि पूरी तरह से पेलोड्स भी उठा सकते हैं और किसी भी एनिमी टेरिटरी में या एनिमी को यहां पर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें कई सारे ऐसे पेलोड लग जाते हैं जिसकी वजह से अगर ग्रेनेड जो है किसी इलाके में फेंकना हो तो वो भी आसानी से फेंका जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ड्रोन के जरिए सटीक हमला भी करती है। ड्रोन वॉरफेयर आज की जंग का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अश्नी प्लाटून को हर बटालियन का हिस्सा बना दिया है और अब ये पाकिस्तान की ड्रोन साजिश के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गई है।